पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बार फिर कानून के शिकंजे में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने पीएफआई के देश भर के 26 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बिहार के 2 शहरों पूर्णिया और दरभंगा में ईडी ने दबिश दी है। ईडी की ये छापेमारी तकरीबन 10 घंटे तक चली है। पीएफआई पर ईडी की बड़ी छापेमारी। बिहार सहित 9 राज्यों में छापा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 9 राज्यों के 26 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। बिहार के पूर्णिया और दरभंगा में पीएफआई पर ईडी ने शिकंजा कसा है। पीएफआई से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम आज 26 लोकेशन पे छापेमारी की है। ये 26 लोकेशन की अगर बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका सहित राजधानी दिल्ली में आज छापेमारी की है और 26 लोकेशन पर जाकर के उन लोगों के खिलाफ छापेमारी की है जिसका वास्ता पीएफआई के साथ है। पीएफआई एक ऐसी संस्था जो पिछले काफ़ी समय से केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर है। और अगर बात करें ईडी की बात करें तो ईडी ने इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस मामले पर इनकम टैक्स भी पहले तफ्तीश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से ईडी की बात करें, ईडी इस मामले की पड़ताल में जुटी है। अगर बिहार में बात करें तो बिहार के दरभंगा और पूर्णिया में वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर पीएफआई के जो दफ्तर है वहां पहुंचकर इस मामले में छापेमारी की और वहां से काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं बकायदा वो अपने साथ में लेके गई है। यह है पूर्णिया के खजांची थाना के राजाबाड़ी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का दफ्तर, जहां ईडी ने रेड डाला। ईडी की टीम ने अहले सुबह 7:30 बजे पीएफआई के दफ्तर पर धावा बोला। छापेमारी की सूचना मिलते ही पीएफआई दफ्तर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ईडी की टीम ने पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम से करीब पूछताछ की। महबूब आलम से पीएफआई के इनकम ऑफ सोर्स के बारे में जानकारी ली। उनका अपना क्या इनकम ऑफ सोर्स है इसके बारे में जानकारी मांगी। कई तरह के कागजात ईडी की टीम अपने साथ लेकर गई है। इसके अलावा महबूब आलम से उन्होंने लिखित भी लिया कि यहाँ पे कौन कौन सदस्य हैं और कौन कौन क्या काम करते हैं। अभी तक छापेमारी में क्या कुछ हाथ लगा, अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। चल रही है हमारी सुबह 7 बजे से चल रही है। कितने लोगों की टीम है? टीम बाहर से लोग अधिकारी आए हुए हैं, ईडी के अधिकारी और हम कुछ ज्यादा जानकारी यहाँ पे लोकल थाना कौन जी लोकल थाना सहायक खजांची थाने से हम लोग तो अंदर क्या मतलब छापेमारी जांच चल रही है? जी जांच। इधर दरभंगा के शंकरपुर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिला सचिव मोहम्मद सनाउल्लाह के आवास पर पटना से पहुंची ईडी की विशेष टीम ने रेड मारा। ईडी की टीम ने पूरे आवासीय परिसर को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को भी घर के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल पीएफआई क्या है और ईडी ने क्यों कसा है पीएफआई पर शिकंजा। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। पीएफआई के पास 25,000 के करीब कैडर और 3 लाख समर्थक हैं। पीएफआई अपने को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। पीएफआई की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगते रहे हैं। जाहिर है, देश में जारी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसा है। इंतजार है कि छापेमारी में क्या कुछ अहम जानकारी सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। और बात अगली खबर की। अगली खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज के हथुआ स्थित सैनिक स्कूल के एक व्हाट्सएप ग्रुप को पाकिस्तान से हैक करने का मामला सामने आ रहा है। पाकिस्तान के किसी नागरिक ने पहले ग्रुप को हैक किया और फिर कई अनजान नंबरों से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े गए। फिर उसी ग्रुप में अश्लील वीडियो और फोटो डाले जाने लगे। इस घटना के बाद सैनिक स्कूल में हड़कंप मच गया और आला अधिकारियों तक बात पहुंची।
सैनिक स्कूल ने इसकी लिखित शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं सैनिक स्कूल के अधिकारी भी अपने स्तर से मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आईएसआई लगातार भारतीय सैनिकों की जासूसी करता रहता है। ऐसे ही सैनिकों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसने ये हरकत की है। स्कूल प्रबंधन ने इसे सैन्य जानकारी और देश की सुरक्षा को लेकर खतरा बताया है। उन्होंने लिखित रूप से शिकायत की कि उनके द्वारा क्लास 7 का एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कोविड-19 के चलते पठन पाठन का कार्य चल रहा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के द्वारा नंबर हैक करके उसमें अश्लील फोटो वगैरह डाल दिया गया है। इस संबंध में हथुआ थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है तथा इसका अनुसंधान पुनी वीरेंद्र कुमार सिंह कर रहे हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज के एक व्हाट्सएप नंबर को हैक करके कुछ हैकरों ने पाकिस्तान के 7 जो मोबाइल नंबर हैं उनको जो ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद वो जो हैकर्स है वो खुद ग्रुप एडमिन बना है, और उसके बाद जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कई अश्लील कंटेंट डाले गए हैं। और इसको लेकर के जब हड़कंप मचा और हथुआ सैनिक स्कूल प्रबंधन जो है उसने हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसके बाद जो हथुआ के एसडीपीओ हैं नरेश कुमार, वो खुद मामले की जांच कर रहे हैं। हम भी आप पहुंचे हैं सैनिक स्कूल हथुआ के पास, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है पूरे मामले की गहराई छानबीन की जा रही है, क्योंकि ये सैन्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और उसके अलावा जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और एसडीपी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और इस मामले में जब मैंने स्कूल प्रबंधन से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि 7 वैसे नंबर हैं जो पाकिस्तान का नंबर हैं। उन नंबरों के द्वारा जो है एक लिंक शेयर किया गया, लिंक के थ्रू जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, और ऐड होने के बाद उसके अंदर कुछ कंटेंट डाले गए हैं। कंटेंट डालने के करीब 2 घंटे बाद जो 7 नंबर्स ऐड हुए थे पाकिस्तान के, वो नंबर बाद में लेफ्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाहिर साबित करता है कि इसके अंदर एक बड़ी साजिश है। और चूँकि डिफेंस के लोग जुड़े हुए हैं तो डिफेंस के जो लोग हैं उनका जो मोबाइल नंबर है उसको इकट्ठा करना रहा होगा, और इसको लेकर जो स्लीपर सेल्स है उसकी भूमिका की भी तलाश की जा रही है कि कहीं स्लीपर सेल्स तो इस मामले में शामिल नहीं है। लिहाजा हथुआ सैनिक स्कूल के इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कहीं पाकिस्तान की कोई नई साजिश तो नहीं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात कर लेते हैं मोहन भागवत के बिहार दौरे की। पटना में आरएसएस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिसंबर को राजधानी पहुंच रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल ग्रुप की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं संघ के आयोजन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। अरसे बाद बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल रहेंगे। बैठक से पहले शुक्रवार को ही सरसंघ चालक मोहन भागवत पटना पहुंच रहे हैं, जहां 5 और 6 दिसंबर को आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। पटना के केशव विद्या मंदिर में ये बैठक आयोजित है। बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जानी है। किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है, और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर पटना स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में हलचल काफी तेज हो गई है, तो वहीं बिहार में संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। तो कांग्रेस के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं।
वैसे संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं 11 सेंटर में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर और कांग्रेस के विरोध का सच समझते हैं। कोरोना की वजह से दरअसल भागवत 11 जगहों पर बैठक करेंगे। पहले क्षेत्रीय मंडल की बैठक एक जगह होती थी। आज कांग्रेस ऐतराज जता रही है, लेकिन 2018 में प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने नागपुर गए थे। आरएसएस और बीजेपी का विरोध कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए करती है। एक बार फिर से इस दौरे के वक्त कांग्रेस के विरोध को देखकर यह साफ साफ जाहिर हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुशील मोदी की। सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा जरूर भरा, लेकिन प्रस्तावक नहीं दिए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो गया है, क्योंकि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने सुशील मोदी के खिलाफ आखिरी वक्त में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन 2014 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब सीट से बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के एक बयान ने विपक्ष के खस्ताहाल को कुछ यूं बयां कर दिया। राज्यसभा के लिए जो हमने बेहतर प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास किया है, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम लोगों की कोशिश थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी साहस करें। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि स्पीकर चुनाव में मिली हार से विपक्ष हताश था, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में रण ही छोड़ दिया गया। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने पर सरकार को कमजोर करने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम था, क्योंकि अभी भी स्पीकर का जब चुनाव हुआ, उम्मीदवार उतारे महागठबंधन की ओर से, उनको वहां हारना पड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव में हल्ला था कि उम्मीदवार उतारेंगे, स्वागत हम करें तो उतारो। इनको मालूम था कि हाँ भी हारना हो, इसलिए भाग खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू की नीयत और नीति में दोनों पे संदेह है। जब हम लोग खड़ा करते हैं तो बोलेंगे ये पार्टी तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, अगर नहीं खड़ा करते हैं तो बोलेंगे जो डर गई है। विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एलजेपी को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जा रही थी। आरजेडी चाहती थी कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग ने विपक्ष का साथ न देकर सियासत में अपना रास्ता केंद्र और बीजेपी के लिए खुला रखा। भले ही जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का रुख अब भी आक्रामक हो, इसे ही तो सियासत कहते हैं। वैसे शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है, जबकि 14 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। नतीजे क्या आने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से सुशील मोदी को वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब चारों सदन, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी सुशील कुमार मोदी की ताजपोशी तय है। कैसे मिला सुशील मोदी को वॉक ओवर, इस खबर को समझिए। दरअसल आखिरी दिन भी महागठबंधन की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया। रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान वाला दांव फेल हो गया। महागठबंधन ने दलित कार्ड खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गया। एलजेपी की नाराजगी का फायदा आरजेडी उठाना चाहता था, लेकिन चिराग ने मना कर दिया। जादुई आंकड़ों से दूर रहने की वजह से महागठबंधन को कोई प्रत्याशी नहीं मिला और जाहिर है
सुशील मोदी को साफ साफ रास्ता जो है वो साफ हो गया है और राज्यसभा वो जाने वाले हैं, ये तय लग रहा है। इधर बिहार एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सभी दलों के घोषणा पत्र के एजेंडे को शामिल करने की बात है। नई सरकार में विकास का एजेंडा सबसे टॉप पर है और अब बिहार का विकास एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एनडीए के सभी चारों दलों के घोषणा पत्र के एजेंडे को शामिल किया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार के 7 निश्चय 2 पर भी जोर शोर से काम की शुरुआत होगी। अच्छी शुरुआत है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनेगा तो सभी दल के नेता बैठेंगे। सभी का चाहत होता है कि मेरे भी राय से कुछ काम हो। अपने अपने दल का एक एजेंडा होता है, तो हर लोग अपने दल का एजेंडा रखेंगे, साथ में मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। निश्चित तौर पर बिहार विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अब अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो उस एजेंडे में क्या क्या हो सकता है, इस पर गौर कर लेते हैं। 7 निश्चय 2 पर मजबूती से काम, हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, हर खेत तक पानी पहुंचाना, बीजेपी के आत्मनिर्भर बिहार को पूरा करना, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलना, 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करना, आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार देना, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देना, इंटर पास करने पर महिलाओं को 25,000 जबकि स्नातक पास करने पर महिलाओं को 50,000 रुपये देना, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना, बेघर और भूमिहीनों के लिए बहुमंजिला इमारत, 2024 तक दरभंगा एम्स शुरू करना। इसके अलावा बिहार वासियों को कोरोना का निःशुल्क टीका देना भी शामिल है। मतलब नीतीश के नए कार्यकाल में बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये अलग बात है कि विपक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और विकास की बात को हवा हवाई करार दे रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव में कई सीटें गंवाने के बाद जेडीयू अब अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गया है। न्यूज 18 से बातचीत में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। वहीं पार्टी अब गांव-गांव जाएगी ताकि संगठन को और धारदार बनाया जा सके। कई जगह हारने की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि आगे कमी को दूर किया जा सके। वहीं जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। सर, अब तो नई सरकार भी बन गई, अब हार की समीक्षा भी शुरू होने वाली है, जैसा कि आपने बताया था। क्या कुछ समीक्षा में करने वाले हैं? जो हारे हुए विधायक है उनको लेकर क्या कुछ पार्टी की तैयारी है? देखिए, उसमें कई बातें हैं। हम लोग ये देखेंगे कि हार की वजह क्या है और जीतने वाले उम्मीदवारों से भी ये प्रश्न करेंगे। और जितना हमने उम्मीद रखा था उतना वोट, कितना प्रतिशत वोट पड़ा, और जहाँ हमारा पिछले साल ज़्यादा वोट पड़ा था तो वहाँ यदि कम पड़ा है तो क्यों पड़ा है। तो पार्टी अब गांव की ओर चलेगी? निश्चित रूप से बिहार जो 7 निश्चय का कार्यक्रम हुआ है, चाहे जो एनडीए का कार्यक्रम होगा, उसका मूल आधार कार्यक्रम का होगा कि गाँवों को प्राथमिकता दी जाए। चूँकि गांव का स्ट्रक्चर यदि बहुत मजबूत हो जाएगा तो बिहार की खुशहाली आपको देखने को मिलेगी और पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि बिहार तो गाँवों में बसता है। गांव यदि संपन्न और समृद्ध होते हैं, किसानों को फसल का उचित दाम मिलता है, तो गांव संपन्न हो जाएंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया कि अब पार्टी में गणेश परिक्रमा करने वालों की कोई जगह नहीं होगी और पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें गांव की ओर जाना होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।